नमस्ते दोस्तों, आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास और दिल को छू लेने वाले पॉडकास्ट एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस सफर पर निकलने वाले हैं वह कोई आम सफर नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी यात्रा है जो हमें समय के पन्नों के पीछे ले जाएगी, उन क्लासरूम्स में, उन स्कूल के मैदानों में जहां बचपन अपनी मासूमियत के साथ खिलता है और जहां एक शिक्षक कुम्हार की तरह उस कच्ची मिट्टी को आकार देता है। आज हम वियतनाम के एक बहुत ही प्रसिद्ध और संवेदनशील लेखक गुयेन खुआ डांग की एक अद्भुत किताब पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसका नाम है काई हुआ वाओ क्वा खू, जिसका हिंदी में अर्थ होता है अतीत में फूल लगाना या अतीत में खिले फूल। दोस्तों, अक्सर हम कहते हैं कि जो बीत गया सो बीत गया, अतीत को भूल जाना चाहिए। लेकिन क्या सच में अतीत को भुलाया जा सकता है? लेखक का मानना है कि पानी चाहे कितना भी बह जाए, नदी अपना रास्ता याद रखती है। इसी तरह एक शिक्षक और छात्र के रिश्ते में जो कुछ भी घटित होता है, चाहे वह खुशी के पल हों या फिर डांट फटकार के आंसू, वे सब जीवन भर हमारे साथ रहते हैं। इस किताब की शुरुआत ही एक बेहद खूबसूरत अफ्रीकी लोककथा से होती है, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कहानी कुछ यूं है कि एक बहुत ही महान और कुशल शिकारी था जो एक बार घने जंगल में शिकार करने गया और रहस्यमयी तरीके से गायब हो गया। दुर्भाग्य से यह वही समय था जब उसकी पत्नी ने घर पर उनके सबसे छोटे बेटे को जन्म दिया था। पति को खोने का दुख और बच्चों को पालने की जिम्मेदारी ने उस मां को तोड़ कर रख दिया। समय बीतता गया और धीरे धीरे वह महान शिकारी लोगों की यादों से धुंधला होने लगा। वह अतीत का हिस्सा बन गया जिसे लोग भूलने लगे थे। लेकिन एक दिन जब परिवार खाना खा रहा था, तो वह सबसे छोटा बेटा, जिसने अपने पिता को कभी नहीं देखा था, अपनी तोतली जुबान में अचानक बोल पड़ा कि मेरे पिता कहाँ हैं, मेरे पिता कहाँ हैं। इस मासूम से सवाल ने पूरे घर में सन्नाटा ला दिया। बच्चों के अंदर अपने पिता को खोजने की आग फिर से भड़क उठी। शिकारी के बड़े बेटे जंगल में उसकी तलाश में निकल पड़े। बहुत ढूंढने के बाद सबसे बड़े बेटे को जंगल में अपने पिता की हड्डियां मिलीं। दूसरे बेटे ने कहा कि मेरे पास एक जादुई विद्या है जिससे मैं इन हड्डियों को सही जगह पर जोड़ सकता हूं, और उसने वैसा ही किया। तीसरे बेटे ने कहा कि मैं इन हड्डियों पर मिट्टी और मांस का लेप चढ़ा सकता हूं, और उसने अपने पिता के शरीर को फिर से बना दिया। ऐसा लग रहा था मानो वह सो रहे हों। और फिर चौथे बेटे ने कहा कि मेरे पास जीवन की सांस फूंकने की विद्या है, और उसने अपने पिता के शरीर में सांसें फूंक दीं। वह महान शिकारी फिर से जीवित हो गया और अपने परिवार के पास लौट आया। जब पूरे गांव में जश्न मनाया जा रहा था, तो लोगों ने पूछा कि इस चमत्कार के लिए सबसे बड़ा इनाम किसे मिलना चाहिए। सबने एक स्वर में कहा कि सबसे बड़ा इनाम उस सबसे छोटे बेटे को मिलना चाहिए, क्योंकि उसी के उस एक सवाल मेरे पिता कहाँ हैं ने अतीत को फिर से जीवित कर दिया था। दोस्तों, लेखक इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझाना चाहते हैं कि अतीत केवल तब मरता है जब हम उसे भूल जाते हैं। यदि हम अपने अतीत को, अपनी जड़ों को याद रखते हैं, तो वह हमेशा हमें शक्ति देता है। इसी तरह एक शिक्षक का अतीत भी उसके छात्रों से जुड़ा होता है। जब एक शिक्षक अपने पुराने दिनों को याद करता है, अपनी गलतियों को, अपनी सफलताओं को याद करता है, तो वह वास्तव में अपने अतीत में फूल लगा रहा होता है। दोस्तों, इस किताब में 80 से भी अधिक छोटी छोटी कहानियां हैं जो शिक्षा जगत की उन सच्चाइयों को उजागर करती हैं जिन्हें अक्सर हम नजरअंदाज कर देते हैं। एक कहानी है राष्ट्रीय गान के बारे में। लेखक याद करते हैं कि
कैसे उनके बचपन में जब फ्रांसीसियों के खिलाफ युद्ध चल रहा था तब लोग राष्ट्रीय गान का कितना सम्मान करते थे। गांव के अनपढ़ लोग भी, जो ठीक से कखरा भी नहीं जानते थे, जब भी रास्ते में दोन क्वान वियत नाम दी यानी वियतनाम का राष्ट्रीय गान सुनते थे तो वे जहां होते थे वहीं रुक जाते थे। लेखक बताते हैं कि एक बार उन्होंने एक सैनिक को देखा जो अपने हाथों में गर्म सूप का प्याला लेकर जा रहा था, शायद किसी बीमार के लिए। लेकिन जैसे ही पास के एक घर से राष्ट्रीय गान की आवाज आई, वह सैनिक एक पत्थर की मूर्ति की तरह वहीं सावधान की मुद्रा में खड़ा हो गया। और फिर लेखक आज के समय की तुलना करते हैं कि कैसे आज के बच्चे पूरी तरह से अपना राष्ट्रीय गान गा भी नहीं पाते हैं। उन्होंने पेरिस की एक घटना का जिक्र किया जहां एक वियतनामी छात्र को अपने देश का गान गाने के लिए कहा गया और वह नहीं गा सका, जिसके कारण उसे प्रतियोगिता छोड़नी पड़ी। यह कितनी दुखद बात है कि हम आधुनिकता की दौड़ में अपनी उन जड़ों को भूल रहे हैं जिन्होंने हमें पहचान दी है। एक शिक्षक के रूप में लेखक का यह दर्द बिल्कुल जायज लगता है। शिक्षा का मतलब केवल किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के प्रति सम्मान पैदा करना भी है। दोस्तों, इसी किताब में एक और बहुत ही मार्मिक और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानी है जिसका शीर्षक है शुतुरमुर्ग की मौत। एक बार चिड़ियाघर में एक शुतुरमुर्ग अचानक मर गया। जब डॉक्टरों ने उसका पोस्टमार्टम किया तो सब हैरान रह गए। उसके पेट से 26 रंग-बिरंगे स्कार्फ निकले। हुआ यूं था कि जब स्कूली बच्चे चिड़ियाघर घूमने गए थे तो वे मजेंजे में अपने स्कार्फ शुतुरमुर्ग के बाड़े में फेंक रहे थे। शुतुरमुर्ग को रंगीन चीजें पसंद होती हैं, इसलिए वह उन्हें निगलता गया और अंततः उसकी जान चली गई। लेखक इस घटना की तुलना पुरानी किताबों में दी गई उस कहानी से करते हैं जहां एक बच्चा एक बिल्ली की पूंछ खींचता है और बिल्ली उसे पंजा मारकर भाग जाती है। लेखक सवाल उठाते हैं कि बच्चों के अंदर यह जो अनजाने में क्रूरता करने की प्रवृत्ति होती है, इसे कैसे रोका जाए। यह एक शिक्षक और माता-पिता दोनों की जिम्मेदारी है कि वे बच्चों को जानवरों और प्रकृति के प्रति संवेदनशील बनाएं। शिक्षा केवल गणित और विज्ञान तक सीमित नहीं है, यह करुणा और सहानुभूति सिखाने के बारे में भी है। आगे बढ़ते हुए लेखक हमें क्लासरूम के अंदर के कुछ बहुत ही हल्के-फुल्के लेकिन गहरे अर्थ वाले किस्से सुनाते हैं। एक कहानी है शिक्षक की कमीज में छेद के बारे में। एक दिन कक्षा में शिक्षक थोई ने देखा कि उनका एक छात्र खोई बिल्कुल गुमसुम बैठा है। वह शारीरिक रूप से तो कक्षा में था, लेकिन उसका दिमाग कहीं और था। जब शिक्षक ने अचानक उससे पूछा कि मैंने अभी क्या कहा, तो खोई जवाब नहीं दे पाया। कक्षा के बाद जब शिक्षक ने उससे अकेले में पूछा कि तुम्हारा ध्यान कहाँ था, तो खोई का जवाब सुनकर शिक्षक अवाक रह गए। खोई ने मासूमियत से कहा कि सर, मेरा ध्यान आपकी कमीज के उस छेद पर था। मैं सोच रहा था कि यह छेद कैसे हुआ। क्या किसी कील से यह फट गया? क्या आपकी पत्नी ने इसे सिया नहीं? या शायद आपकी अभी शादी ही नहीं हुई है? वह लड़की जो उस दिन आपसे मिलने आई थी, वह आपकी पत्नी थी या कोई और? दोस्तों, यह सुनकर आपको हंसी आ सकती है, लेकिन जरा सोचिए, एक शिक्षक के जीवन में कितनी चुनौतियां होती हैं। एक छात्र की नजर शिक्षक की हर छोटी बड़ी चीज पर होती है। शिक्षक केवल बोर्ड पर नहीं पढ़ाता, उसका पूरा व्यक्तित्व, उसका पहनावा, उसका व्यवहार, सब कुछ छात्र के लिए एक पाठ होता है।
कभी कभी कक्षा में बच्चे का ध्यान न होने का कारण शिक्षक की पढ़ाने की शैली नहीं, बल्कि शिक्षक की कमीज का एक छोटा सा छेद भी हो सकता है। यह कहानी हमें बताती है कि पढ़ाने का पेशा कितना संवेदनशील और जटिल है। इसी तरह की एक और हंसाने वाली लेकिन सच्चाई बयां करने वाली कहानी है मक्खी के पैर के बाल। यह एक ऐसे युवा शिक्षक की कहानी है जो पहली बार एक बड़ी कक्षा में माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी का उपयोग करना सिखा रहा था। कक्षा में कई वरिष्ठ शिक्षक भी उसका मूल्यांकन करने के लिए बैठे थे। उस बेचारे युवा शिक्षक के हाथ पैर कांप रहे थे। उसने एक मक्खी के पैर को माइक्रोस्कोप के नीचे रखा और लेंस को एडजस्ट करने लगा, लेकिन घबराहट के कारण उसे खुद ही लेंस में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अगर वह सच बोलता तो उसकी बेइज्जती होती, और अगर नहीं बोलता तो पढ़ाता कैसे। तभी उसने एक तरकीब सोची। उसने एक छात्र को बुलाया और कहा कि देखो, क्या तुम्हें मक्खी के पैर के वो काले और मोटे बाल दिखाई दे रहे हैं? छात्र ने भी माइक्रोस्कोप में देखा और पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, जी सर, बिल्कुल दिखाई दे रहे हैं, एकदम काले और कंटीले। शिक्षक की जान में जान आई और उसने उस छात्र की तारीफ करते हुए पूरी कक्षा को पढ़ाना शुरू कर दिया। बाद में शिक्षक को एहसास हुआ कि उस छात्र ने भी उसे बचाने के लिए झूठ ही बोला था। दोस्तों, शिक्षा के क्षेत्र में कभी कभी ऐसे पल भी आते हैं जहां शिक्षक और छात्र एक दूसरे की कमजोरियों को ढकते हैं। यह एक बहुत ही मानवीय और प्यारा पहलू है जिसे लेखक ने बड़ी ही खूबसूरती से पेश किया है। लेकिन दोस्तों, इस किताब में सब कुछ केवल हंसी मजाक नहीं है। कुछ कहानियां ऐसी हैं जो सीधे आपके दिल पर चोट करती हैं और आपको रुला देती हैं। ऐसी ही एक कहानी है बेबे बंग बोंग यानी कपास जैसी छोटी बच्ची। यह कहानी एक ऐसे समय की है जब शिक्षा विभाग के नियम बहुत ही कठोर और कभी कभी बेतुके होते थे। एक बार गर्मियों की छुट्टियों में सभी शिक्षकों को एक लंबे प्रशिक्षण शिविर में भाग लेना था। नियम इतने सख्त थे कि कोई भी शिक्षक बैठक से बाहर नहीं जा सकता था। और सबसे अजीब नियम यह था कि बैठक में बोलते समय सबको गाकर अपनी बात कहनी होती थी। उसी शिविर में एक प्रिंसिपल साहब, जिनका नाम भी था, और उनकी पत्नी हियेन भी मौजूद थीं। हियेन बहुत परेशान थी क्योंकि उनके 2 छोटे बच्चे घर पर अकेले थे और बाहर से ताला लगा हुआ था। हियेन ने कई बार अपने पति से विनती की कि उसे घर जाने दिया जाए, बच्चों को भूख लगी होगी। लेकिन प्रिंसिपल साहब ने अपनी पत्नी को डांटकर चुप करा दिया क्योंकि वह अधिकारियों के सामने अपनी छवि खराब नहीं करना चाहते थे। हियेन का दिल घबरा रहा था। बैठक में जब उसकी बारी आई तो वह गा नहीं पा रही थी, उसका गला रुंध रहा था। उसने रोते हुए कहा कि मेरे बच्चे घर पर रो रहे हैं, मुझे जाने दीजिए। लेकिन किसी ने उसकी नहीं सुनी। जब शाम को बैठक खत्म हुई और प्रिंसिपल साहब बहुत खुश होकर घर लौटे कि उन्हें इनाम में बच्चों के लिए केक मिला है, तो उन्हें घर पर जो नजारा दिखा उसने उनकी दुनिया उजाड़ दी। उनके दोनों बच्चे खेलते खेलते घर के पीछे वाले कुएं में गिर गए थे। जब तक लोग वहां पहुंचे तब तक एक बच्चे की मौत हो चुकी थी और दूसरा मौत से लड़ रहा था। वह माँ जो सुबह से अपने बच्चों के लिए तड़प रही थी, अब पागलों की तरह हंस रही थी और गा रही थी बेबे बंग बोंग। दोस्तों, यह कहानी सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। लेखक ने इस घटना के माध्यम से उस अंधी व्यवस्था पर कड़ा प्रहार किया है जहां नियमों और झूठे दिखावे के चक्कर में
इंसानियत का गला घोंट दिया जाता है। एक शिक्षक जो पूरी दुनिया के बच्चों को जीवन जीना सिखाता है, वह व्यवस्था की बेड़ियों में बंध कर अपने ही बच्चों की जान नहीं बचा पाया। यह एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे समाज के लिए कि क्या हम वास्तव में सही दिशा में जा रहे हैं। इसी तरह की एक और कहानी है जो हमें बताती है कि कैसे बड़ों की छोटी सी लापरवाही बच्चों की दुनिया तबाह कर सकती है। कहानी का नाम है सूअरों के झुंड की मौत का कारण एक छींक। शिक्षक अपनी कक्षा में एक कहानी सुनाते हैं कि उनके पड़ोस में एक किसान रहता था जिसके पास एक बहुत अच्छी सूअर थी। उस सूअर ने 13 बहुत ही प्यारे बच्चों को जन्म दिया था। किसान बहुत खुश था। एक दिन वह किसान अपने एक दोस्त के साथ घर के आंगन में शतरंज खेल रहा था। उस दोस्त को बहुत जोर से छींकने की बीमारी थी। जब वह छींकता था तो लगता था जैसे कोई तोप चल गई हो। अचानक उस दोस्त ने बहुत जोर से छींक मारी। उस भयानक आवाज को सुनकर वह सूअर जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थी, इतनी जोर से घबराई कि वह झटके से उठ खड़ी हुई। इस अफरातफरी में उसके पैरों के नीचे दबकर उसके कई बच्चे घायल हो गए। बाद में सूअर को इतना सदमा लगा कि उसने खाना पीना छोड़ दिया। उसका दूध सूख गया और धीरे धीरे उसके सारे बच्चे भूख से तड़प कर मर गए। अंत में उस किसान को उस सूअर को भी कसाई को बेचना पड़ा। दोस्तों, यह कहानी सुनकर कक्षा के सभी बच्चे सन्न रह गए। इसके बाद से कक्षा में जिस भी बच्चे को छींक या खांसी आती, वह अपने मुंह पर हाथ रख लेता था। लेखक कहते हैं कि यह केवल एक सूअर की कहानी नहीं है, यह हमारे समाज की कहानी है। एक शिक्षक, एक माता-पिता या समाज के किसी भी बड़े व्यक्ति का एक गलत शब्द, एक कड़वा ताना या एक छोटी सी लापरवाही किसी मासूम बच्चे के भविष्य को हमेशा के लिए कुचल सकती है। बच्चों का मन उस सूअर के छोटे बच्चों की तरह बहुत नाजुक होता है। हमें बहुत सोच समझकर उनके सामने व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा इस किताब में आधुनिक शिक्षा प्रणाली और व्यवसायीकरण पर भी गहरा तंज कसा गया है। एक कहानी में लेखक बताते हैं कि कैसे एक छात्रा ने अपनी साहित्य की कॉपी में भूगोल का निबंध लिख दिया और उसे फिर भी सबसे अच्छे अंक मिल गए क्योंकि शिक्षिका ने कॉपी पढ़ी ही नहीं थी। वह केवल लिखावट और पन्नों की संख्या देखकर अंक दे रही थी। यह उस शिक्षा व्यवस्था की विफलता है जहां शिक्षक अपना काम पूरी ईमानदारी से नहीं करते हैं। एक अन्य कहानी में लेखक बताते हैं कि कैसे एक गरीब और आवारा लड़का, जिसे सब नफरत करते थे, एक दिन लेखक की पत्नी, जो एक शिक्षिका थीं, की दयालुता और प्यार के कारण एक अच्छा इंसान बन गया। जब उस लड़के को पता चला कि लेखक उसी शिक्षिका के पति हैं, तो उसने उन्हें सम्मान दिया। यह इस बात का प्रमाण है कि प्यार और करुणा से किसी भी अपराधी का हृदय परिवर्तन किया जा सकता है। एक शिक्षक का प्रभाव क्लासरूम की चारदीवारी से बाहर निकलकर पूरे समाज में फैलता है। दोस्तों, गुयेन खोआ डांग की यह किताब हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सिखाती है कि शिक्षक कोई भगवान नहीं होते, वे भी इंसान होते हैं। उनसे भी गलतियां होती हैं। वे भी थकते हैं। वे भी निराश होते हैं। लेकिन एक सच्चा शिक्षक वह है जो अपनी गलतियों से सीखता है और अपने छात्रों के भविष्य को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जब एक शिक्षक अपने पुराने छात्रों को याद करता है, जब वह देखता है कि उसका पढ़ाया हुआ कोई छात्र आज समाज में एक अच्छा मुकाम हासिल कर चुका है, तो उसकी सारी थकान मिट जाती है। यही वह क्षण होता है जब वह अपने अतीत में फूल लगा रहा होता है।
दोस्तों, हमारे जीवन में भी ऐसे कई शिक्षक आए होंगे जिन्होंने हमें डांटा होगा, हमें सजा दी होगी, लेकिन आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो हमें एहसास होता है कि उनकी वह डांट हमारे भले के लिए ही थी। अगर वे उस दिन कठोर नहीं होते तो शायद आज हम इस मुकाम पर नहीं होते। इसलिए हमें हमेशा अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए और उनके प्रति कृतज्ञ रहना चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि अतीत में खिले फूल की इन भावुक और प्रेरणादायक कहानियों ने आपके दिल को जरूर छुआ होगा और आपको अपने स्कूल के दिनों और अपने प्रिय शिक्षकों की याद दिला दी होगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अपने उस पसंदीदा शिक्षक को एक बार जरूर फोन करें या मिलें जिसने आपके जीवन को सही दिशा दी है। उन्हें बताएं कि आप आज भी उन्हें याद करते हैं। ऐसे ही और भी दिलचस्प और दिल को छू लेने वाले एपिसोड्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हमेशा याद रखें, शिक्षा एक ऐसा उपहार है जिसे कोई आपसे चुरा नहीं सकता और एक शिक्षक का प्रभाव अनंत काल तक रहता है। सुनते रहिए हमारा पॉडकास्ट। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें और सीखते रहें। नमस्कार।